नीट की इस सीरीज के अंदर आज का टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा कि हम जब केमिकल कंबाइन करते हैं, जैसे H2 के अंदर O2 कंबाइन करती है तो H2O बनता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम क्या रहेंगे, किन नियमों पे वो कंबाइन करेंगे, ये हमारा इसमें मेन टॉपिक रहेगा आज का। जितने भी एलिमेंट हैं जो कंपाउंड बनाते हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक्स लॉ पे काम करते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक नियम्स पे काम करते हैं। और ये 5 या 6 नियम जो हम पढ़ने वाले हैं आज, उन 5 या 6 नियमों के अंदर इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है कि जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, कोई नया कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो वो इन 5 या 6 लॉ के ऊपर अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन 5 या 6 लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होता तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेजरमेंट प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन प्रॉब्लम है। तो जो आज के जो नियम हैं, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक आज है, और पहला एक ऐसा लेक्चर है जो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री के लिए अच्छा लगेगा और केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज आपको राज होगा। तो इसमें सबसे पहला जो नियम हमारा इसके अंदर आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर 1789 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, एंटोनी लेवियोसर। इन्होंने बहुत केयरफुली कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि इस नेचर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2O। ये एक केमिकल रिएक्शंस है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो इसने मास के कंजर्वेशन का नियम दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है इस नेचर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी उसके अंदर जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर हम 5 ग्राम ये ले लेते हैं और 2 ग्राम हम ये ले लेते हैं तो ये कितना बनेगा, हमारा 7 ग्राम बनेगा। 5 और 2 7 ग्राम बनेगा। वो मास चेंज नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हमने वाटर को लिया, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, ये गैसेस थी। गैसेस के अंदर भी हम मास को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस वैसे गैसेस फॉर्म में हमेशा मिलीलीटर की फॉर्म होती है, लिक्विड में मिलीलीटर की फॉर्म होती है, और गैसेस के अंदर जो है वो अगर कंप्रेस फॉर्म में है तो भी मिलीलीटर के अंदर काउंट की जाती है। तो मिलीलीटर के अंदर हम कितने ग्राम होते हैं वो काउंट कर सकते हैं आराम से। तो इसमें जितने ग्राम रिएक्टेंट्स होंगे उतने ग्राम क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जब भी कोई रिएक्शन होगी वहाँ पर मास जो है क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो पहले नियम पे उन्होंने ये बताया और ये कहा कि जो मैटर है, यानी ये मैटर है, ये मैटर है और ये मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर ना तो बनाया जा ना तो नया बनेगा और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। और ये इस नियम पे क्या बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये नियम है कि रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो कि हम अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे, +2 क्लास की यूनिट में पढ़ेंगे। मास डिफेक्ट्स की फॉर्म आती है, और आजकल तो आइंस्टीन की इक्वेशंस ने भी ये प्रूव किया है
कि रिएक्शंस के अंदर कुछ मास एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। मास कैन चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी फर्दर कैन चेंज इनटू मास अंडर सर्टेन लेबोरेटरी कंडीशंस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर उसको भी हम काउंट करें तो उसको भी काउंट हमें करना पड़ेगा। किसी रिएक्शन के अंदर अगर वेपर बन जाते हैं, वेपर्स के मास को भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है प्रेजेंट जो लिक्विड फॉर्म में दिखेगा या सॉलिड फॉर्म में दिखेगा उसी काउंट नहीं करना है। पूरी रिएक्शंस के अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास होगा वो क्या रहेगा, हमेशा हमारा कंजर्व रहेगा। तो पहला नियम हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पहला नियम हम इसमें केमिस्ट्री में दिया जाता है तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दोनों कोई भी रिएक्शंस अगर डिस्कवर हुई है, कोई भी रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो मास है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पहला नियम फॉलो होना बहुत जरूरी है। नंबर सेकंड जो नियम है वो हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। इस लॉ की हेडिंग से पता चल रहा है डेफिनेट जो पूरा हो, कंप्लीट हो, प्रोपोर्शंस हिस्सा कोई पार्ट, या कंपोजिशन उसके डिफरेंट पार्ट की बात। जैसे हमारे पास CO2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है एक प्रकार से। इसमें कार्बन का कितना हिस्सा है, कार्बन की कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है, या उसका प्रोपोर्शन कितना है, उसको हम बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे एग्जांपल के रूप में हमने CO2 ले लिया, आप CO2 को किसी भी मेथड से प्रिपेयर कीजिए, लैब के अंदर कीजिए, दूसरे प्लेनेट के ऊपर अगर CO2 मिलती है या दूसरे यूनिवर्स में CO2 मिलती है, आप CO2 को कहीं से भी लेके आइएगा, उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन जो होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े होंगे। ये नियम इसने दिया था। ये नियम एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्रोस्ट ने ये जो नियम दिया था और इसने बताया था कि हमेशा कंपाउंड CO2 की अगर हम बात कर लेते हैं, आप इसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर कीजिए लैब के अंदर। आप ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पढ़ेंगे हम, जहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होगी, और जहाँ CO2 प्रोड्यूस होगी, जैसे एयर के अंदर CO2 है, एयर के अंदर CO2 ले लिया हमने, वहाँ सैंपल ले लिया, हम सांस छोड़ रहे हैं, यहाँ भी इसमें भी CO2 है, यहाँ से सैंपल ले लिया, तो इस सैंपल में और एयर वाले सैंपल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, प्रोपोर्शन सब सेम रहेंगे। ये जो नियम बताया था, ये क्या बताया था, डेफिनेट प्रोपोर्शन नियम जोसेफ प्रोस्ट ने बताया था, और ये फ्रेंच के एक केमिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया। तो इसने कहा कि ए गिवन कंपाउंड्स, कोई भी गिवन कंपाउंड ले लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम, ए गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम पोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ऑलवेज कंटेन, हमेशा क्या रखेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रखेंगे वेट का। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो सीधी सी बात है कि 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को अगर लेके चलोगे तो आपके सामने 44 ग्राम क्या बनेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस नियम का कहने का मतलब यही होता है, चाहे वो कंपाउंड सिंथेटिकली बनाया गया हो, नेचुरल के अंदर प्रेजेंट हो। ऐसे एग्जांपल और से भी हम समझ सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर रहेगा। तो ये सेकंड लॉ हमें इस बात की ओर इशारा करता है। इसको डेफिनेट कंपोजिशन के रूप में भी हम जो है बोलते हैं। डेफिनेट कंपोजिशन कह लो, डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लो, इन दो नियमों पे ये रूल जो है फॉलो करेगा। और ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ है, आप पूरी सृष्टि के अंदर इन नाम का, लॉ का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो नियम केमिस्ट्री के अंदर है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के अंदर क्या रहेगा, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे इसमें जाएगा। ये डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने इसको दिया था 1803 के अंदर। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो 19वीं सेंचुरी रही है साइंस के फील्ड की नाम पे रही है, साइंस
कि बहुत सारी डिस्कवरी जो है वो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अंदर हुई हैं, और ये साइंस का युग रहा है। साइंस के युग के हिसाब से क्या होगा, इसमें बहुत सारी डिस्कवरी होने के कारण इसको साइंस सेंचुरी भी बोला गया था साइंस के फील्ड के अंदर। तो डाल्टन ने 1803 के अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का नियम दिया था। इसमें क्या होगा कि पहले हम समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन समझ में आएगी इसकी। सपोज कीजिएगा आपके पास एक H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2, एक रिएक्शन तो आपके पास ये दी हुई है। दूसरा आपके पास एक और है H2 प्लस O2 और वो चेंज हो गई है H2O2 के अंदर, ये मान लेते हैं H2O2 के अंदर। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये अकेली ऑक्सीजन रहेगी, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है 2 ही ऑक्सीजन है, ये कम बन जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको बोलते हैं वाटर, और ये जो बना है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो कंपाउंड बना है। इन दोनों कंपाउंड्सों के अंदर क्या बताया हुआ है इन्होंने, इसने ये बताया हुआ है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज कीजिए इनको, हाँ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा कि एक रिएक्शन हमने ये ले ली, एक हमने ये ले ली, एक के मास को हमने डेफिनेट रखना है। इसमें दो रिएक्टेंट के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स का जिक्र है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का जिक्र है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर H2 है तो इसको या तो इसको डबल कर लो या इसको हाफ कर लो, मर्जी आपकी है, एक को आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं इसको डबल कर लेता हूँ, 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो सेम हो गया दोनों तरफ। अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो गया। तो ये नियम ये कहता है कि अगर किसी भी 2 रिएक्शंस के अंदर अगर एक एलिमेंट या एक रिएक्टेंट का जो मास है वो अगर सेम लेके चलें तो जो सेकंड रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी रखेगा। जैसे मान लीजिए इसका जो मास है, एक हाइड्रोजन के अंदर मास जो होता है वो जो है 1 ग्राम होता है, और जो है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया, और 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना ग्राम मास हो गया, 4 ग्राम। यहाँ पर कितना हो गया, 4 ग्राम। अब एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है और 2 का कितना हो जाएगा, 32। ये नंबर 8 पे प्रेजेंट होती है पेरियोडिक टेबल के अंदर, नंबर 8 पे होती है, और नंबर 8 पे होती है तो उसमें उसके लगभग डबल ऑक्सीजन के लिए अप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा। कुछ में जैसे सोडियम है वो 11 पे होता है, लेकिन उसका मास कितना होता है, 23 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिए हमने तो ये 32 इसका मास रहेगा, और इसे डबल है तो 64 रहेगा। तो एक का मास अगर हमने सेम ले लिया तो दूसरा जो एलिमेंट होगा अगर उसकी हम रेशियो निकालेंगे 32:64 तो क्या होगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर होगा। ये दोनों होल नंबर्स हैं और सिंपल हैं, पॉइंटों में नहीं है। तो ये होल नंबर्स इसके अंदर आए हैं तो वो क्या होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आपस में जुड़ा होगा। तो ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का जो नियम है ये कहता है इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर 2 एलिमेंट सेम तरह के हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, mass of one element that combine with fixed mass of the other element, mass of one compound when it combine with fixed mass of other compound, then these compounds in both reaction show a simple whole number ratio। ये नियम ये बताता है कि अगर आप किसी रिएक्शंस के अंदर एक कंपाउंड का मास को फिक्स लेते हो, दूसरे का मास फिक्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अगर लेकिन वो कंडीशन ये है कि उनकी जो रेशियो होगी हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन नियम्स इसके बारे में बोलता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये बताता है कि जब किसी फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है तो क्या रहेगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर दूसरा कंपाउंड, दूसरा जो एलिमेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आपस में कंबाइन होगा। तीसरा नियम हमारा ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसी का एक छोटा सा एडवांस रूप अगले उसमें आता है,
और वो एडवांस रूप ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। नंबर 4 पे आ जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। इसमें क्या होगा कि आपके पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन से जो है CH4 बन जाती है, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बन जाती है, और H और O2 से क्या बन जाती है, H2O बन जाता है। तो उसने कहा कि इनमें से आप किसी एक एलिमेंट को कॉमन मान सकते हो। आप कार्बन को भी कॉमन मान सकते हो, आप हाइड्रोजन को भी कॉमन मान सकते हो, आप ऑक्सीजन को भी कॉमन मान सकते हो। मैं इसके एग्जांपल के रूप में कार्बन को कॉमन मान रहा हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट की हम बात करेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जो बना वो CH4 बना, और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर जो बना वो CO2 बना। इन दोनों के अंदर जो इन दोनों के अंदर जो कार्बन है वो सेम रहेगा, कार्बन का मास जो है वो सेम रहेगा, और कार्बन का जो मास है वो इसकी तरफ इशारा करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें ध्यान रखना कि इसमें 2-3 मल्टीपल प्रोपोर्शन लगते हैं, इसलिए घुमा फिरा के इसका नाम रख दिया गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन जो है इनका मास क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। हाइड्रोजन का जो मास यहाँ पर है, तो उसने कहा कि उसमें जो कार्बन को कॉमन हमने लिया था, उस कार्बन को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट वहां पर बचेंगे, उनसे जो कंपाउंड बनेगा वो किस में रहेगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर रहेगा। बाकी जो कंपाउंड बचे हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बचे हैं, इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, H2O जो बना है, इसके अंदर इसका मास 2 ग्राम है, इसका मास 16 ग्राम है। तो ये क्या रहेगा, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर बनेगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 1:8। तो कहने का मतलब इसका ये है, इसमें 3 एलिमेंट का जिक्र हो गया, उसमें 2 का जिक्र हुआ था, 2 कंपाउंड का जिक्र हुआ था, यहाँ पर 3 का जिक्र है, इसलिए इसी का थोड़ा एडवांस रूप ये माना जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एनसीईआरटी के अंदर इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इसी का थोड़ा एडवांस रूप है, लेकिन कुछ प्राइवेट टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनके अंदर इसका थोड़ा जिक्र मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब एक कंपाउंड को कॉमन मान लेते हैं, आप कोई सा कंपाउंड ले सकते हो इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आप इसको कॉमन मान रहे हो, तो इससे ये बन गया और इससे ये बन गया, तो ये तीसरा हमारा ये आ जाता है। तो CO2 के अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन का मास 12 और जो ऑक्सीजन का मास 32। तो 2 छीके 12, 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 तिया 6, 2 8 16, 3:8, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। ये भी क्या कहलाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो कहलाएगा। अब इसको कॉमन मान लेते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कॉमन ले ली, इससे CO2 बन गया, H2O बन गया। अब ये तीसरा बच जाता है इसके अंदर, तो CH4 रह गया। CH4 के अंदर क्या होगा, कार्बन का मास कितना होगा, 12, हाइड्रोजन कितना होगा, 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3:1। ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर काउंट होगा। तो आप कितने भी कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हो, हर एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा, ये आपने ध्यान रखना है कि वो एक कॉमन कंपाउंड को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उनका जो कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का बनेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर ही रहेगा। ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रूल्स आपका बोलता है। उसके बाद जो अगला नियम हमारे पास है, अगला जो नियम हमारे पास है, कुछ ये टॉपिक जो है ना जब समझ करेंगे तो वहां पर थोड़ा क्लियर होगा ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो लॉ है उसको बोलते हैं गे-लुशैक लॉ, गे-लुशैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के ऊपर है, ये थोड़ा सा ये 1808 के अंदर गैल लुकेश ने इसको बताया था, और ये गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है। हम कोई भी ऐसी गैसेस ले लेते हैं, तो इसने कहा कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो वो वॉल्यूम के हिसाब से सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर ही प्रेजेंट होंगी, अगर आप उसको सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर बात करते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था और उसमें ऑक्सीजन मिलाई थी, उससे हमारा H2O बना था। हम इनमें ये भी गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है। वाटर जो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं ये स्टीम वाला लेके चल रहे हैं, यानी गैस लाइक प्रॉपर्टी शो करती है स्टीम, भाप जो होती है। तो ये तीसरा हमने मॉलिक्यूल उसके अंदर लिया। तो इसमें क्या होगा कि जो
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो गैस हैं रिएक्टेंट के ऊपर, इन दोनों के जो वॉल्यूम होंगे हमेशा क्या होंगे, वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर काउंट किए जाएंगे। जैसे इसमें ये रहेगा कि जैसे रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकली क्या है, ये 100 ml लेके चलनी है, 100 ml, ये 50 ml लेके चलनी है, और ये कितनी बनेगी, 100 ml बनेगी। कहने का मतलब ये 1 मोल है तो इसे डबल मोल है। अगर आप इसको 50 ml लोगे तो ये 100 ml आपको लेनी पड़ेगी, और ये भी 2 मोल है तो ये भी कितनी बनेगी, 100 ml बनेगी। अगर आप 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन लेके चलते हो तो 100 ml क्या बनेगा आपका, वाटर स्टीम बनेगा, वाटर की भाप बनेगी, वेपर बनेगी। और जब इन दोनों को आप रेशियो में करोगे, इन 100 ml और इसको रेशियो में करोगे, 50 बन जा 50, 50 टू जा 100, तो 2:1 के अंदर वो होगी। ये गेल लुकेश लॉ ने बताया था कि जब किसी भी गैसेज को आप कंबाइन करते हो और उससे कोई भी कंपाउंड बनता है, उसकी हम बात नहीं करते, हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो वो गैसेज का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन होगा। तो गेल लुकेश लॉ ये कहता है, गेल लुकेश लॉ ने कहा कि जब, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रहना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए भी वही प्रेशर रहना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी वही प्रेशर रहना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हो तो गैस कंप्रेस होकर कम वॉल्यूम में आ जाती है। इतने जितने अमाउंट ये 2 मोल की गैस है, आप इसको 50 ml के अंदर भी लेके आ सकते हो अगर आप प्रेशर को चेंज कर दोगे। तो कंडीशन यहाँ पर ये है, जितना प्रेशर इस पर लगाया गया है उतना ही प्रेशर इस पर होना चाहिए, उतने ही प्रेशर में ये 50 ml में आ जाएगी, और उतने प्रेशर में हाइड्रोजन कितने ml में पहुंच जाएगी, 100 ml में पहुंचेगी। जब इनका रेशियो करेंगे तो क्या होगा, 2:1 के अंदर कंबाइन होगा। तो ये 2:1 क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो गेल लुकेश लॉ ने ये जो नियम है ये बताया था। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 5th जो रूल है ये आपको इसमें दिखाया गया है कि इसमें क्या होगा, गेल लुकेश लॉ के हिसाब से ये जो वॉल्यूम के ऊपर जो नियम दिया गया है ये अप्लाई होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसने एवोगैड्रो के कंसेप्ट को भी थोड़ा स्टडी किया था, तो ये रूल यहाँ पर फॉलो करेगा। एक लॉ और आ जाता है यहाँ पर जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, तो 6 पे जो है एवोगैड्रो लॉ रहेगा। एवोगैड्रो ने एक प्रकार से मोल पे स्टडी की थी, और उसने कहा था कि 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 अमाउंट होता है 1 मोल के अंदर, इसके बारे में बताया था। तो गेल लुकेश लॉ ने, अगर मैं गेल लुकेश लॉ के हिसाब से एवोगैड्रो लॉ को देखूं तो 1811 के अंदर एवोगैड्रो ने ये बताया था कि जितनी भी गैसेज हैं अगर उनका हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे इसने ये बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर pressure contain equal number of molecules, equal number of molecules। वही बात यहाँ पर हो जाती है कि अगर आप कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, जैसे मान लीजिए मैं 4 एग्जाम्पल लेता हूँ, हाइड्रोजन का भी मैंने 50 ml ले लिया, ऑक्सीजन का भी 50 ml ले लिया, और जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का भी 50 ml ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड की 50 ml ले ली। तो डाल्टन ने कहा कि अगर हम 3 गैस लेते हैं और तीनों का वॉल्यूम सेम लेके चलते हैं, इन सेम वॉल्यूम के अंदर जो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, तीनों में से किसी गैस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनकी जो नंबर है वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए 50 ml, जैसे मान लीजिए ना, इसमें गैस के केस में क्या होता है कि 1 मोल गैस के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मली हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं, उस कंडीशन में 1 मोल अगर गैस हमारे पास है उसके अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। अगर इसको आप मिलीलीटर में बदलोगे तो ये 22,400 मिलीलीटर,
ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर मिलीलीटर में इसको बदलोगे तो 22,400 ml आएगा। कहने का मतलब 22,400 ml के अंदर कितने मोल होंगे? 1 मोल होगा। और 1 मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.022 10 की पावर 23 मोलिक्यूल होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि 22,400 ml ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 6.022 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 मोल में अगर 6.022 10 to the power 23 मोलिक्यूल होते हैं, 1 मोल के अंदर 22,400 ml वॉल्यूम होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 22,400 ml वॉल्यूम के अंदर 6.022 10 to the power 23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 22,400 ml के अंदर कितने होंगे? 6.022 10 की पावर 23। तो 1 ml के अंदर कितने होंगे? 6.022 10 to the power 23। इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 22,400 आ जाएगा। और अगर हमें 50 ml में निकालने हैं तो 50 ml में निकालने हो तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी? इसकी 50 से आ जाएगी। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, आप सोल्व करके देख सकते हो, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये पॉइंट हट के यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 1000 मैं लगा सकता हूँ। नीचे पॉइंट हटा के मैंने 1000 लगा दिया। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो आप जब इसको करोगे तो इसको सोल्व करके देख लेना। जैसे 3 0 यहाँ पर है तो इसको कैंसिल करके हम यहाँ पर 30 की जगह पर 20 कर सकते हैं। और ये 5 एकम 5 और ये 5 पे 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और ये मान सकते हैं 5 चौका 20 5 अठे 40, तो ये 448 यहाँ पर आ जाएगा। तो 448 यानी 6.6022/448 इंटू 10 to the power 20 ये नंबर आया है हमारा। कौन से केस में आया ये नंबर हमारा? ये हमारा आया हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ पर रखते हैं और सेम नंबर निकालते हैं। ये क्या बोलते हैं इसके लिए? ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ऑक्सीजन में भी क्या रहेगा? सेम पैरामीटर रहेगा। अब 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल के अंदर 22,400 ml, सेम पैरामीटर रहेगा। बस यहाँ पर S2 की जगह पे क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। अब क्या बात करेंगे कि 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। 1 ml के अंदर कितने होंगे? डिवाइड कर देंगे। 50 ml के अंदर कितने होंगे? मतलब 50 हो जाएगी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इक्वल वॉल्यूम हमारे पास है और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर कंडीशन तीनों गैस के लिए है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन वेट सेम नहीं रहेगा, मास सेम नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है CO2, इसका मास ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, इसका मास थोड़ा कम होगा। हाइड्रोजन छोटा है, वो भी छोटा है, इसका मास कम होगा। लेकिन यहाँ पर मास की बात नहीं की थी डाल्टन ने कहा था कि जो नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी अगर सपोज करो मैं इस पूरे नंबर को 10 मान लेता हूँ तो इतने ml के अंदर 10 ही वॉल्यूम H2 का होगा, 10 ही नंबर H2 के अंदर होंगे, 10 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे और 10 ही CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन 10 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन और 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर मास सेम नहीं रहेगा। मास क्या रहेगा आपका? डिफरेंट रहेगा। तो 10 मास हाइड्रोजन का डिफरेंट होगा, 10 मास ऑक्सीजन का डिफरेंट होगा और 10 मास जो है CO2 मॉलिक्यूल का डिफरेंट होगा। और वो जो क्या नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। नंबर तीनों का 10 रहेगा। तो एवोगाड्रो ने क्या बताया था? एवोगाड्रो ने बताया था कि जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं और सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे गैस की बात हम लेकर चलते हैं तो उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इक्वल वॉल्यूम के ऊपर, सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखने हैं। एवोगाड्रो के जो ये नियम हैं, ये 5 जो नियम हमने इसमें बात की है, इन 5 नियम के हिसाब से 6 नियम जो हमने बताए हैं ये केमिस्ट्री के केमिकल कॉम्बिनेशन के यूनिवर्सल लॉ हैं। ये किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होंगे। आपके पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शंस पढ़ते हो वो रिएक्शंस इन लॉ से गुजर के चलती हैं। और अगर जैसे किसी साइंटिस्ट को अगर कोई नई डिस्कवरी लेके आता है और कोई साइंटिस्ट को चेक करना हो कि डिस्कवरी कितनी वैलिड है, कितनी उसमें कुछ कमियां हैं कि नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इन लॉ पे उनको फॉलो करके देखेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है उसके ऊपर सारी की सारी, तो वो एक चांस लेता है कि हाँ ये वैलिड डिस्कवरी है। अगर वो इनमें से किसी एक रूल को फॉलो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं डिस्कवरी में कमी है। तो ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सल लॉ है। 6 के 6 जो लॉ इन्होंने दिखाए हुए हैं यूनिवर्सल लॉ हैं और यूनिवर्सल लॉ क्या करते हैं? इस पर अप्लाई होंगे।
तो ये हमारे जो है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन थे। एवोगैड्रो को थोड़ा स्टडी करेंगे अभी। एवोगैड्रो ने जो है एटम और मॉलिक्यूल्स पे बहुत काम किया है, और ये मोल कंसेप्ट उन एटम मॉलिक्यूल पे काम करने के बाद ही डेवलप हुआ है। तो इसने ये बताया था कि अगर हम इक्वल नंबर लेके चलते हैं किसी रिएक्शंस के अंदर, किसी भी रिएक्शंस के अंदर हम नंबर को इक्वल लेके चलते हैं, तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी रिएक्टेंट खाली नहीं बचेगा। जैसे हम फिक्स अमाउंट लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए H2 + O2 और चेंज इनटू H2O, ये कोई चीज़ बन जाती है, और ये कोई चीज़ अगर बनेगी तो इसमें ये पहले ही फिक्स होगा कि कितने मोल्स, जैसे 2 मोल अगर हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन लेके चलते हैं और 2 मोल हम वाटर उससे फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें एक भी मॉलिक्यूल जो होगा वो शेष नहीं बचेगा। ये मॉलिक्यूल आप ऐसा क्या रहेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और वहाँ पर ना हाइड्रोजन बचेगी ना ऑक्सीजन बचेगी, टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के अंदर हो जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, तो ये बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, और जो 2 मोल के मॉलिक्यूल होंगे वो कंबाइन कर जाएंगे, 1 मोल बच जाएगा यहाँ पर। तो ये इस पे एटम मॉलिक्यूल्स पे थोड़ा सा काम किया था इन्होंने, और ये बताया था। और ये एवोगैड्रो ने जब इसका एक्सप्लेन किया तो उसने उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको पॉलीएटॉमिक माना था, कि जो मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उसमें पॉलीएटॉमिक एटमॉस्फेरिटी होगी। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हम करें तो वो क्या है, वो डायएटॉमिक है। इसमें भी 2 एटम्स हैं, इसके अंदर भी 2 एटम्स हैं, इसके अंदर 3 एटम्स हैं, क्योंकि ये H2O है, तो ये पॉलीएटॉमिक के अंदर आ जाएगा, ये डायएटॉमिक के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं डाल्टन ने बताई थी, और उसने केमिस्ट्री के इस लॉ को अप्लाई किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एवोगैड्रो का जो ये कंसेप्ट था कि वो एवोगैड्रो का जो प्रपोजल था वो एक फ्रेंच जर्नल डी फिजिक्स में ये पब्लिश हुआ था। तो एक फ्रेंच जर्नल थी, फ्रेंच जर्नल डी फिजिक्स। ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो हमें ध्यान रखना है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि ये उसमें छपा था, लेकिन उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिली, क्योंकि नई बात थी है, नई बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल सा होता है, और उस पर एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है। और लेकिन 50 साल के बाद 1860 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस होती रहती है, IUPAC एक संस्था है, IUPAC के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती रहती है। तो उसने क्या किया, इस बहुत सारे आइडिया को रिजोल्व किया, और जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। और जब उसने देखा कि ये जो फिलॉसफी थी, केमिकल फिलॉसफी थी, इसका क्या था, एवोगैड्रो का जो रोल था इसके अंदर बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर। तो ध्यान रखने हैं, ये केमिस्ट्री के 5 नियम हमारा आज का टॉपिक था, और इस टॉपिक के ऊपर हमें इनको पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हैं, इन 5 लॉ को बार बार रिवाइज करना है। कहीं प्रॉब्लम आए तो वीडियो दोबारा देख लेनी है। और ये 5 रूल्स हमें ध्यान रखने हैं कि किस प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर ये 5 रूल्स फॉलो होते हैं। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक के साथ आएंगे, हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो के अंदर आएंगे। और मोल कंसेप्ट जब वहाँ पर समझ में आ जाएगा तो 5 रूल्स भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये थोड़ा समझना है हमें, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।